कौन कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जो आइज़ के लिए प्रॉब्लम करेगी। विटामिन ए सबसे पहले। डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, यहाँ पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से अगर सबसे ज़्यादा कोई डिज़ीज़ हो रही है तो वो ब्लाइंडनेस हो रही है। सन ग्लासेस इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारे लिए सन ब्लॉक स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट है। फालिज के अटैक का पहला सिम्टम हो सकता है 40 इयर्स के बाद कि जिसमें आई के मसल नहीं काम करे। ना पेशेंट को पता होता है, किसी को भी नहीं पता होता। अगर मैं बड़े पेशेंट 50 देखती हूँ ना, तो उनमें 40 की नज़र ख़राब है शुगर की वजह से। कि कभी भी आँख का कुछ भी खुद ट्रीट नहीं करना। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिल के, एंड वी विल डिस्कस समथिंग रिलेटेड टू आइज़, ठीक है। और आँख वो चीज़ है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आँख जब अल्लाह पाक ने बनाई थी ना, तो अल्लाह पाक ने पूरा इंसान बनाने के बाद जब आँख बनाई तो अल्लाह पाक ने ख़ुद के ऊपर फ़ख्र किया था कि ये मैंने क्या चीज़ बनाई है, कितनी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है, ठीक है। और हम लोग इस तरह है कि हम लोग चूँकि पैदा होते हैं और दुनिया देखते हैं और चले जाते हैं, हमें उस दौरान पता नहीं चलता कि हमारे पास कितनी कीमती चीज़ है। और जब तक ये तब तक नहीं पता चलता जब तक कि वो चीज़ हमसे उसमें कोई मसला ना हो जाए। और जब तक हम बेसिक चीज़ें ये डिस्कस करेंगे कि क्या यूजुअल आइज़ की डिजीज़ हैं जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है और आई की केयर किस तरह की जा सकती है, ठीक है। बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं। हेरिडिटरी क्या होता है? वरासती, ठीक है। उसके अलावा बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है, जिनको टाइमली अगर हम ट्रीट कर दें तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है कि वो आगे प्रोग्रेस रुक जाती है या डिज़ीज़, तो हम वो चीज़ें। और दूसरा, मैं आपको डिज़ीज़ ट्रीट करना तो नहीं सिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको या कोई मेडिसिन नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ऐसा ज़रूर कि आपके साथ या आपके अराउंड ऐसा कुछ इवेंट हो जाए या मिसहैप हो जाए तो आपको कैसे पता चलना चाहिए कि ये फ़ौरन से ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को, आई सर्जन को दिखाने के प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है कि वो उस लेवल पर डिज़ीज़ को या उस लेवल पर आते हैं अपने आई की प्रॉब्लम के साथ कि जहाँ पे कुछ एज अ डॉक्टर हम भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और उसको बहुत पहले अगर देख लिया जाता तो या माइनर चीज़ पता होती कि ये इस लेवल पे मुझे आ जाना, वो हो सकता था ट्रीट, ठीक है। तो ये आप अगर 10% ऑफ टुडे लेक्चर भी अब्जॉर्ब कर लेते हो, मैं आई विल ट्राई कि मैं उसको बोरिंग ना करूं। हमारी जो है ना आई में कोई भी डिज़ीज़ होगी किसी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। या तो कोई चीज़ होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर होगी इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट की वजह से, ठीक है। और या होगी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी, सोजिश का लफ्ज़ सुना है? सोजिश का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो कोई भी ऐसा जो डिज़ीज़ क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम। या फिर हेरिडिटरी जिस पे किसी का इख्तियार नहीं है। आई एम सॉरी, डॉक्टर्स की राइट। ओके, फाइन। जस्ट 5 मिनट्स में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी, बिकॉज इसका मेन आपको पता होगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कौन कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जो आइज़ के लिए प्रॉब्लम करेगी। विटामिन ए सबसे पहले। हमारी आपने देखा होगा कि आप सबको भी, हमें जब बचपन में पोलियो के कतरे पिलाए जाते थे तो साथ पोलियो कतरे के अलावा एक कैप्सूल सा होता था, वो पिलाया जाता था, या अगर आपने देखें तो वो विटामिन ए का होता था। पता ये चला कि डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, यहाँ पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से अगर सबसे ज़्यादा कोई डिज़ीज़ हो रही है तो वो ब्लाइंडनेस हो रही है। विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से रेटिना श्रिंक। रेटिना, एक चीज़ याद कर लें, आँख देख रही है ना तो 3 स्टेप्स में देख रही है। हमारा आई बॉल है,
ठीक है। आई को अगर बीच में से काटा जाए, अगर फ्रंट से मैं यूँ खड़ी हूँ ना, ठीक है, तो मेरी आई को अगर इस तरह काटा जाए तो इस तरह कुछ होगा। सामने कॉर्निया है, ठीक है। ये मैं बहुत रफली आपको, जो हमें ब्लैक पार्ट नज़र आ रहा होता है ना, वो ब्लैक नहीं होता, पीछे आइरिस ब्लैक होता है, या ग्रीन होता है, या ग्रे होता है, या ब्लू होता है। जिसका ब्लैक हो वो ब्लैक, वो उससे पहले कॉर्निया होता है। कॉर्निया, उसे हम आसान लैंग्वेज में आँख का शीशा बोलते हैं। ये पता होना बहुत ज़रूरी है, बेशक ये मेडिकल टर्म है बट समझ लें। उसके पीछे लेंस होता है, ठीक है। क्या होता है? लेंस। आपने देखा मोतिया आ गया है आँख में, वो ये लेंस है, यहाँ पे आता है मोतिया। और हम आँख को यहाँ से अप्रोच करके ये मोतिया निकालते हैं और इसकी जगह एक लेंस डाल देते हैं, ठीक है। एक नेचुरल लेंस है तो आर्टिफिशियल डाल देते हैं। और उसके पीछे यहाँ पे रेटिना है। क्या है? तो ये काफ़ी सारे स्ट्रक्चर हैं, लेकिन ये याद कर लें क्योंकि देखने के लिए ना इन 3 चीज़ों ने काम करना है। पीछे रेटिना के पीछे ये नूर की, जिसे हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, इसको हम समझाने के लिए नूर की नस बोलते हैं, ठीक है। जो नूर पहुंचाते, रेटिना से सारे सिग्नल पहुंचाती है पीछे ब्रेन तक, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें ठीक होना ज़रूरी है। मैं इस टाइम आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो ये सारे प्रोसेस के बाद आपका फ़बी अय्यी अलाई रब्बिकुमा तो कज़िबान, आपका ये भी ठीक है, आपका ये भी ठीक है, आपका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और आपका ब्रेन भी ठीक है। फिर जाके ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में क्या होता है कि ये जो कॉर्निया है, ये पीछे से रेटिना, आगे से कॉर्निया, दोनों चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है। लेंस पे एज सच इसका इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। देन न्यूट्रिशंस में और सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन ए है। अब विटामिन ए हम तकरीबन जितना भी डेली लाइफ में अगर हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं ना, ठीक है, उसमें विटामिन ए पूरा हो जाता है, नो इशू। लेकिन उतनी कैलोरीज, उतना नॉर्मल खाना खाएं। लेकिन पाकिस्तान में कितने परसेंट है जो उनको नॉर्मल खाना मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा, ठीक है। ओके, सो उसके अलावा विटामिन ई, ज़ियासेंथिन, ज़ैंथिन, ये सब चीज़ें जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कैरेट्स हैं, इन सब में ये होता है। आप में से न्यूट्रिशनिस्ट तो चलें, ओके, दैट्स फाइन। सो न्यूट्रिशन में अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो नहीं होगी डेफिशिएंसी। और इसकी सबसे मेजर ये है कि आज से 20 साल पहले से कैंपेन स्टार्ट हुई पोलियो के ड्रॉप्स के साथ। सो अब ये काफ़ी कम हो गया, बट स्टिल मैं पेरिफेरी में काम करती हूँ, तो मुझे रोज़ाना की बेस पे 100 में से 2-3 पेशेंट अभी भी ऐसे मिल जाते हैं जिनमें विटामिन ए, और इट्स 100 में से 2-3 का मतलब है कि पूरे मैथ लेवल पर कितना होगा। देन कम्स द इन्वायरमेंटल। सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? ज़ूलॉजी की ज़ूलॉजिस्ट कौन थे? बॉटनी, हाँ, आप बताएं। सराउंडिंग्स, एग्जैक्टली। बट सराउंडिंग क्या? ऐसी सराउंडिंग्स जो आपके मेंटल, आपके फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल लेवल पर इफ़ेक्ट कर रही हैं, सराउंडिंग का वो पार्ट, ठीक है। सो इन्वायरमेंट में सन से लेकर, लाइट से लेकर, एयर से लेकर एवरीथिंग इफ़ेक्ट कर रही होती है। अब इन्वायरमेंट में आप अभी का देखें इस एरा में, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सनलाइट है, क्योंकि ओजोन लेयर बहुत इफ़ेक्ट हो रही है। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, ये बहुत ज़्यादा। सो हमारे आई में अल्लाह पाक ने जो ये लेंस डाला है ना, बहुत सारी जो रेज़ हैं, क्योंकि रेटिना के लिए रेज़ नुकसानदेह, बहुत सारी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट स्टिल कुछ पहुंचती हैं और वो प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है। एंड देन कम्स द इन्फ्लेमेटरी। इन्वायरमेंट पे हम बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, बट हम सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पॉल्यूशन लेवल। आपको पता है लाहौर का पॉल्यूशन लेवल 400 समथिंग इंडेक्स पे पहुंचा हुआ है। इतना ज़्यादा ये जब कराची और लाहौर का तो दुनिया में सबसे वर्स्ट। तो उस वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स। अभी जो वायरल इन्फेक्शन फैला है, वायरल इन्फेक्शन था, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इससे ज़्यादा ख़त्म अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में मैं अब तक मैं अकेली कोई 10-12 इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे वायरल इन्फेक्शन। लेकिन इसको, और मैं उन सबको ये कह रही हूँ कि इससे ज़्यादा ख़तरनाक पॉल्यूशन है, इससे ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन 2 से 3 दिन में ठीक हो रहा है और ये ट्रांजिएंट है। जो चीज़ पूरा का पूरा साल चल रही है उस पर भी वर्क करें, तो वो एक तरफ जहाँ पे हो जाए ध्यान, ऐसा होता है कि उसको फिर ना उसका
कला कमा करके रहते हैं। बहरहाल ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट में जो हमारा पॉल्यूशन लेवल है उसका, तो अब हमने आइज़ में उसका कैसे ख्याल रखना है, ये हमें सब ने मिल के रखना है। अगर हम एक एक इंडिविजुअल अपने सराउंडिंग का, इन्वायरमेंट का ख्याल रखेंगे, इसके लिए कोई और, लेकिन ये है कि प्रोटेक्शन में फिर मैं आपको बता दूँ कि अभी एक पूरा मैं आपको 5 मिनट्स का लेक्चर दूँगी जिसमें प्रोटेक्शन के बारे में, ठीक है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि कोई भी डिज़ीज़, ठीक है, यहाँ पे डिज़ीज़ अगर ये ना हो तो डिज़ीज़ नहीं होगी। यहाँ पे ये है कि कोई ना कोई बाहर से कोई इन्फेक्शन भी हो सकती है और बॉडी का अपना कई बार मैकेनिज़्म इस तरह का हो जाता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं हमारी बॉडी में जो कि बॉडी खुद ही कई बार अपने आप को रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है नॉर्मल, और अपनी बॉडी के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर देती है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन ऐसा है कि बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है, एंड ऑटोइम्यून भी हो सकता है। ऑटोइम्यून बॉडी खुद ही अपने आप को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रही, एंड केमिकल टॉक्सिन्स की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से, केमिकल्स, टॉक्सिन्स। सो अभी जो फैला हुआ है वो आशुब चशम जिसे कहते हैं, वो कंजक्टिवाइटिस है जिसकी कॉज वायरस, बैक्टीरिया, ऑटोइम्यून, केमिकल टॉक्सिन कुछ भी हो सकती है। राइट नाउ वायरस फैला हुआ है, ठीक है, और वायरस और बैक्टीरिया यूजुअली बैड हाइजीन की वजह से, ठीक है। सो अगर हम सफाई निस्फ़ ईमान है पे अमल नहीं कर, वो मुझे पूछ रहे थे कल किसी ने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने पूछा कि इसकी क्या कॉज है। मैंने कहा इसकी यही कॉज, और ये अभी ही क्यों फैला है। मैंने कहा ये अभी फैला है, ये पूरे साल कभी भी फैल सकता है जब हम मैस लेवल पर हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे। लेकिन चूँकि बरसात और ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट के अंदर इसको इसके फैलने के चांस इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि टीयर सिक्रीशंस ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट मिल जाता है वायरस को। अदरवाइज़ ये किसी भी साल के किसी भी सीज़न में, वेदर में फैल सकता है। ऑटोइम्यून बॉडी अपने ख़िलाफ़ ये बहुत कम है, ठीक है, ठीक है। एंड केमिकल टॉक्सिन्स, अगर आप काम करते हैं ना किसी फैक्ट्री में, किसी भी जगह पे, बहुत सारे मतलब रोज़ाना के बेस पे एक आधा पेशेंट तो आया होता है, बैटरी का ये चला गया, सल्फ़र चला गया है, उसके अलावा बाइकार्बोनेट, उसके अलावा जो मज़दूर काम कर रहे होते हैं आँखों में, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। एंड देन हेरिडिटरी, जिस पे कोई बस नहीं है, ठीक है, इसमें फैमिली हिस्ट्री होती है, आपके जीन्स ऐसे हैं जो वक्त के साथ आपके रेटिना को, कॉर्निया को प्रॉब्लम कर रहे हैं। सो ये कॉजेज़ हैं। अब हमने आई केयर कैसे करनी है। नॉर्मल आई की कोई ऐसी डिज़ीज़ नहीं है जिसके लिए मैं आपको स्पेशल कहूँ कि ये खा लें। नॉर्मल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अगर आप नॉर्मल खाना रोज़ाना की बेस पे खा रहे हैं, या कोशिश करें कि आपके पास या इर्द गिर्द कोई भूखा ना सोए आपके पास, तो ये मैस लेवल पे कम हो सकता है, ठीक है। गुड डाइट, उसके अलावा प्रोटेक्टिव ग्लासेस। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय डॉक्टर AR माधा साहब के, उन्होंने प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहले से आज मैंने इनके बारे में बताना था और उन्होंने पहले से बनवाई हुई हैं। सो ये आपकी जो अल्ट्रा वायलेट A और B जो रेज़ है ना, ये बहुत नुकसान, ये क्या करती हैं, ये या तो लेंस को ओपेसिफाई कर देंगी। मोतिया कैसे बनता है, मोतिया छोटी एज में तो कभी नहीं सुना ना, बहुत कम है, ठीक है। लेकिन बड़ी उम्र में वक्त के साथ हमारा सन पे एक्सपोजर, जैसे सन एक्सपोजर की वजह से आपकी स्किन पे रिंकल्स आ जाते, उस तरह आई में जो सन है वो या मोतिया या आपके रेटिना को डैमेज करेगा एज के साथ, जिसे एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन बोलते हैं। एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन वैसे तो एज के साथ हो जाती है, लेकिन इसके में बहुत ज़्यादा रोल सन का भी है, ठीक है। सो अगर आप सन ग्लासेस ना, हमें यही बचपन से पता है कि वो हीरो लगाते हैं, या फिर जिसने कोई शोखियाँ मारनी हो, हीरो लगना हो, बड़ा खूबसूरत लगना हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। सन ग्लासेस इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारे लिए सन ब्लॉक स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कपड़े हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, ऐसे ही आइज़ के लिए सन ग्लासेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर आपका जैसे आप में से वीडियोग्राफर हैं आप लोग, ठीक है, आप लोगों का स्क्रीन टाइम ये, और सिर्फ सन नहीं अल्ट्रावायलेट रेज जनरेट करता, हमारे मोबाइल्स, हमारे लैपटॉप्स, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी ये जनरेट करती हैं, ठीक है। तो अगर आप सन प्रोटेक्टिव ग्लासेस आपकी ठीक हैं, ठीक है, आप डॉक्टर साहब से पूछ लें, इन्होंने क्या किसी भी अच्छी शॉप से, और थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं बट अब इसके सस्ते वर्जन भी आ गए हैं, सस्ती ले लें, कुछ नहीं होता, ठीक है। सो अगर
किसी भी आपको घर पे पेशेंट, ये हमें बचपन से तरबियत दी गई है, मतलब जब हम डॉक्टरी में थे, एमबीबीएस कर रहे थे तो बचपन ही था, तो कि उस पेशेंट को देखने से पहले उसको उससे पूछना है। सो मैं आपका मुआयना करने लगी हूँ, ठीक है, मैं आपके सर पे हाथ रख लूँ, ठीक है, ओके। सो अब मुझे ना आपको मैं दिखाती हूँ कि ये जो सामने है ना ब्लैक पार्ट नज़र आ रहा है, ये ब्लैक आइरिस है। अगर आप सामने से देखें ना, यहाँ इस साइड से देखें तो ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ये होता है कॉर्निया। अब आपने आगे देखा आइरिस, फिर ये अंदर जो ब्लैक पार्ट नज़र आ रहा है ना, जिसे पुतली बोलते हैं, जो देखे कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही, मैं लाइट इधर कर रही हूँ, जब मैं लाइट इधर करती हूँ तो वो सिकुड़ जाती है, सिकुड़ रही है, इसका मतलब इसमें जान है, ये बिल्कुल ठीक है। जब पीछे से नर्व ख़राब होती है ना, ऑप्टिक नर्व, तो ये सिकुड़ती नहीं है। किसी पेशेंट का आप देखें, आपने किसी घर में किसी का भी आप देखें कि ये सिकुड़ नहीं रही है और वो कह रहा है कि मेरी आँख में दर्द है, और वो तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, फ़ौरन से उनको दिखाना चाहिए। उनका ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है ना, या जो ब्लैक नज़र आ रहा है, यहाँ पे वाइटिश कुछ है। किसी ने कहा कि मैं आ रहा था, मैं बाइक पे मुझे चोट लगी है, या मुझे ये हुआ है, या मेरी आंख में कुछ गया है, या मुझे 2-3 दिन से आंख में ख़ारिश हो रही है। आपने उसको टॉर्च लगा के देखा तो उसके वाइट वाला एरिया वाइट नहीं है, या रेड है, या फुल ब्लैक हुआ है, या वाइट है, ये नॉर्मल नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको नॉर्मल बहुत करीब से इसलिए दिखा रही हूँ, आपको ज़्यादा हर्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है। बीच बीच में आपने पूछना, ये हमारे पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन की टेक्निक्स हैं, ठीक है, और एटिकेट्स हैं बेसिकली। सो ये नॉर्मल है, नहीं है उसके लिए वाइटिश। अच्छा, ये जो वाइट वाला एरिया है ना, स्क्लेरा इसे बोलते हैं, जो राउंड, ठीक है, वाइट वाला एरिया देखने में कोई हेल्प नहीं करता, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। सो अगर इसमें कोई रेडनेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, साथ पेशेंट को दर्द भी हो रहा है, ये भी ख़तरनाक है, ठीक है। इसके लिए जब रेडनेस होती है ना, तो बारीक वेसल्स आपको बड़ी प्रोमिनेंट होकर नज़र आती हैं। अच्छा, आई में आप सामने देखें, ये जो आई का ऊपर, इसे आईलिड या छप्पर आई का बोलते हैं हम समझाने के लिए। आंखें बंद करें, खोलें, एक आंख बंद करें जैसे, हाँ। तो अब दोनों आईज़ के जो आईलिड है, एक नीचे है एक ऊपर है, ये भी ख़तरनाक चीज़ है, फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा, अब आप ये देखेंगे, ये सामने आई के, ये आपको एक रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है ब्लैक वाले एरिया में लाइट का, दोनों का सेंटर में है ना, हाँ सेंटर में है ना, दोनों का इक्वल है जगह पे। ये अगर दोनों इक्वल जगह पे नहीं है, ये ख़तरनाक चीज़ है। अब ये कितनी, ठीक है, वो आंख का टेढ़ापन है, और बच्चों में टेढ़ापन की और कॉज है, बड़ों में और कॉज, लेकिन ये फ़ौरन दिखाना है। आपके किसी बच्चे को, बड़े को ये मसला है ना, आपने उसको कुछ अरसे से प्रॉब्लम हो रहा है कि दो नज़र आ रहे हैं, या फिर कुछ भी है, या कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ये देख रहे हैं उसको। बड़ों में बहुत चीज़ें, फालिज में बहुत कॉमन है, बड़ों में अगर फालिज है तो उसमें ये भी हो सकता है, ठीक है। सो ये सेंटर नहीं है तो। अच्छा, उसके अलावा एक आँख दूसरी आँख से प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, या दोनों ही बहुत प्रोमिनेंट, आम से ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो भी ख़तरनाक मसला है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे हिडन है ना, वो ये जो मैंने आपको दिखाया ना, कि ये मैंने इधर किया तो कॉन्स्ट्रिक्ट, ये जो सर्कल है ना ब्लैक वाला, बड़े से छोटा हो रहा है, ठीक है, हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये होना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी ये आप याद कर लें तो आप एक ऐसा फार्मूला है, समझ लें कि आपको आप किसी की भी आंख बचा सकते हैं इस चीज़ को देखकर, ठीक है। सो आपने फ़ौरन अपने आप को देखें, अपने किसी बच्चे, अपने किसी बड़े को, अपने फैमिली मेम्बर, तो आपने अगर मेरी इस लेक्चर के बाद इन चीज़ों को फॉलो करके किसी एक की भी आंख बचा ली, तो मेरा भी ज़िंदगी का मकसद और आपका भी पूरा हो सकता है। पेशेंट हमारे पास खुद आता है कि मुझे बादल नज़र आते हैं, मुझे धुआं नज़र आता है, मुझे बस कुछ अच्छा नहीं फील होता, तो चेक करते हैं। लेकिन अगर आपने डायग्नोज करना है ना, तो ये इनकी आई में बहुत ज़बरदस्त वाइट एरिया नज़र आ रहा है। ये अगर आप देखें ना कि ब्लैक वाला पार्ट वाइट हो रहा है, आपकी दादी नानी, घर जाके आपने सबको देखना है, मुझे फीडबैक, डॉक्टर साहब को फीडबैक देना है और बताना है। और आइंदा कुछ भी अगर आप आने वाले कुछ आप इस तरह डायग्नोज करें, बताइएगा मुझे, डॉक्टर साहब के थ्रू पता चलेगा, मुझे खुशी होगी कि आपने कुछ डायग्नोज किया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो आप वो भी आप सीख ही लें, जिसे बोलते हैं हम दाएं बाएं देखते हैं, ये आई के मसल्स की वजह से देखते हैं, ठीक है।
इनको कैसे चेक करते हैं? आई के मसल्स, फालिज के अटैक का पहला सिम्टम हो सकता है 40 इयर्स के बाद, कि जिसमें आई के मसल नहीं काम करे, ना पेशेंट को पता होता है, किसी को भी नहीं पता होता। वो आपने डायग्नोज कर, पेशेंट कह रहे ऐसे आपके बड़े कोई दादा दादी अम्मी अबू चलते हुए गिर रहे हैं कुछ इस तरह, आप उनका देख सकते हैं कि उनके आई के मसल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो आपने ना क्या करना है, बल्कि टॉर्च खैर, आपने मेरे फिंगर की तरफ देखना है, गर्दन नहीं हिलानी, और जहाँ जहाँ मेरी उंगली जा रही है वहाँ वहाँ सिर्फ आंखें घुमानी है, ठीक है? इस तरह बताना है। आपने एच बनाना है, यहाँ देखें, ऊपर नीचे, आपके साथ साथ घूमना चाहिए आँख, ठीक है? चारों हर तरफ जा रही है आँख, जा रही है ना ब्लैक वाला पार्ट। ये एच बना दिया मैंने, यूँ लेके गई यूँ, तो ये मैंने सारे, ये जहाँ जहाँ आपकी उंगली जा रही है दोनों आंखें जा रही हैं तो ये ठीक है। अगर मसल में कोई प्रॉब्लम होगा वहाँ पे आंख नहीं जाएगी, वहीं पे रुकी रहेगी, और पेशेंट कहेगा कि मुझे आप इधर आएंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच। ग्लासेस उतारेंगे, इनको हाँ, आपको है स्ट्रैबिस्मस। अब आप सामने देखें लाइट की तरफ, लेफ़्ट देखें। अब इनको इतना कम है स्क्विंट, जिसे लाइट का रिएक्शन नॉर्मल सेंटर में नहीं, आप सबको सेंटर लगेगा लेकिन बहुत माइल्ड सा है, हाँ बचपन से है, ठीक है, सामने देखें। सो इनका माइल्ड सा इज़ोट्रोपिया है, इनका ये वाली इसी आंख में है ना, हाँ ठीक है। तो इनको दूर से मैंने देखा तो आप एज अ सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है? इट्स नॉट समथिंग, क्या उसे कहते हैं, टू गेट स्टिग्मेटाइज्ड। आप ग्लासेस लगाते हैं, ग्लासेस के साथ ठीक है, तो इसको कुछ भी नहीं हमने करना, ठीक है? और अगर ग्लासेस के साथ भी, क्योंकि आपका ग्लासेस के साथ ठीक है, बट स्टिल ग्लासेस में भी जब आप मेरी तरफ गौर से देख रहे थे तो आपको इज़ो हो रहा था, क्योंकि उसमें ओवर अकोमोडेशन होती है। आप जब मुझे गौर से देख, मतलब जब या बोर्ड को गौर से देख रहे थे तो वो हो रहा था, ये स्टिमुलेटरी फैक्टर होता है, अदरवाइज़ आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है, परेशानी की बात नहीं, ठीक है? तो हमने एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ देख ली। अच्छा, हमारे जो सबसे ज़्यादा डिजीज़ बर्डन है ना, मैंने अभी रिसेंट स्टडी की है, एक रिसर्च लिखे जो कि मैं इंशाल्लाह पब्लिश करूँगी सून, उसका रिजल्ट्स कंक्लूजन में लिख रही हूँ। उसमें मैंने ये देखा, मैं एक पेरिफेरल एरिया में कंसल्टेंट हूँ, गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ पे ना आपको ब्लाइंडनेस के सर्टिफिकेट्स बनाने होते हैं, ठीक है? तो उस एरिया में, उस तहसील में जितने भी ब्लाइंडनेस के केसेस हैं वो मेरे पास आते हैं, अप्रूव होते हैं, उनको मैंने चेक करके उनका ब्लाइंडनेस का मैंने सर्टिफिकेशन देनी होती है, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रिज़ल्ट में आया ना, बड़ों में ज़्यादा बड़े ब्लाइंड थे, बच्चे नहीं थे, और उन बड़ों में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ इशू था, 70% पीछे कॉज थी डायबिटीज़। इतनी ख़तरनाक है। और मैं आपको रोज़ाना की बेस पे अगर बताऊं कि मैं बड़ों में बात कर रही हूँ, अगर मैं बड़े पेशेंट 50 देखती हूँ ना, तो उनमें 40 की नज़र ख़राब है शुगर की वजह से। और ये इतना शुगर की वजह से जो नज़र ख़राब होती है, एक लेवल पे ठीक हो सकती है, उस लेवल से आगे ठीक, उसको अब शुगर की वजह, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं अभी आपको सिखा दूँ तो आप इसके लिए ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसमें जो ये रेटिना है ना, इसको खुद देखना ज़रूरी है, वो आप नहीं देख सकेंगे। उसके लिए एक मशीनरी होती है, उसके लिए एक मशीनरी में भी आप देख लें, आप डायग्नोज नहीं कर सकें। तो आपके इर्द गिर्द किसी को शुगर है ना, डायग्नोज हुई है, सबसे पहले उसको दवाई लेने के बाद, इंसुलिन के बाद ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेजें। या आप बहुत बड़ी नेकी का काम करेंगे। आपके किसी रिश्तेदार को शुगर हुई है ना, आपको पता चला है, आपको बताया कि आपके मामू को बेटा शुगर हुई है, तो आपने कहना मामू आपने डॉक्टर आई सर्जन को दिखाया है? नहीं दिखाया तो उनको फ़ौरन टाइम लेके भेजें। क्योंकि ये मुझे पाकिस्तान की एपिडेमियोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं पता, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि न्यूली डायग्नोज अगर मेरे पास 100 पेशेंट आए हैं ना, तो उनमें से 90 के अंदर, 80 के अंदर तो लाजमी शुगर की वजह से रेटिना पहले से इफ़ेक्ट होगा, ठीक है? और उसको टाइमली ट्रीट करना, अगर वो नहीं टाइमली ट्रीट होगा, वो सिर्फ शुगर की तरफ, गुर्दों के मसले चल रहे होते हैं, कार्डियक इश्यूज़ चल रहे होते हैं, शुगर के पेशेंट को वो सब चीज़ों में लगे होते हैं। आंखों के लिए वो आते हैं सबसे एंड पे, जब नज़र बिल्कुल बैठ जाती है ना, आप इतनी लेट क्यों आए हैं, वो डॉक्टर साहब वो गुर्दों का मसला था, वो सब चीज़ें साथ साथ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना है, ठीक है? तो ये वो चीज़ है कि जिसमें
आपका सिर्फ ये काम है कि जिसको शुगर डायग्नोज हुई है उसको आपका सिर्फ बता देना ना कि आपके लिए, मैंने ना एक आई सर्जन की वर्कशॉप अटेंड की थी, तो आपके लिए फ़ौरन चेक कराना बहुत ज़रूरी है। ये आपका सबसे बड़ा नेकी का काम होगा, ठीक है, इसमें और कोई काम नहीं करना। सो आई सर्जन जो है ना, तहसील लेवल से ले, मैं एक तहसील लेवल पे काम करूँ जिसके इर्द गिर्द गाँव ही गाँव है। अगर मेरा नहीं ख्याल कि आज के दौर में पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत अच्छा हेल्थ का निज़ाम है। अगर मैं कंपैरेटिवली बाहर के जो मेरे कोलीग्स काम कर रहे हैं उनके साथ जब मैं डिस्कशन करती हूँ, इवन यूके में NHS के अंडर, तो जितना अच्छा अप्रोचेबल पाकिस्तान के अंदर है ना डॉक्टर, यूके में, अमेरिका, आप सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब कि आपको पैसे भी हैं तो आपको अपॉइंटमेंट, पाकिस्तान में आप सेम डे डॉक्टर को जाके देख सकते हैं, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, दोनों जगह पे देख सकते हैं, ठीक है। सो तहसील लेवल से लेकर डिवीज़न लेवल तक हर जगह डॉक्टर आई सर्जन अवेलेबल हैं। सो ये आपने बस घर से निकलना और दिखाना है, ये दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अच्छा, तो डायबिटीज़ का मैंने अलहदा से इसलिए रखा क्योंकि इसमें जितना भी इंडोर्स किया, क्योंकि मेरी रिसर्च पेपर का रिज़ल्ट ये निकला है कि जो सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस की कॉज पाकिस्तान में आ रही है ना बड़ों में, वो जो है वो डायबिटीज़ है। और बच्चों में अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है कि जो बचपन में नज़र कमज़ोर होती है, ये भी आपने ख्याल रखना है। बचपन में नज़र कमज़ोर किसी बच्चे का शक पड़ रहा है ना, उसको फ़ौरन दिखाएं, क्योंकि बच्चों का ऐनक चेक करने का तरीका बड़ों से डिफरेंट होता है, ठीक है। और बच्चों के लिए फ़ौरन ग्लासेस लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्लासेस टाइम पे नहीं लगाए जाएंगे तो नज़र वहीं पे ठहर जाएगी, उसको एम्बलायोपिया बोलते हैं, ठीक है। ये पता है कैसे मैं समझाऊं? वो डॉले शाह के वो देखें, वो क्या होता है, उसके उनके सर पे चढ़ा देते हैं, ठीक है, और ब्रेन वहीं पे रुक जाता है, ठीक है, और बड़े होकर भी फिर वो ब्रेन उतना ही रहता है। सेम आई की नज़र ख़राब है, ऐनक नहीं लगाई तो धुंधलेपन पे दिमाग उस धुंधली इमेज को देख रहा है, ठीक है। तो आप ग्लासेस उतारें ज़रा, कैसा नज़र आ रहा है? तो जो इस टाइम नज़र आ रहा है ना, अगर ये आप छोटे होते और ग्लासेस ना लगाते ना, तो इस टाइम ग्लासेस के साथ भी आपको ऐसा ही नज़र आ रहा होता। दिस इज़ सच अ ह्यूज ब्लेसिंग ग्लासेस, ठीक है। इतनी बड़ी ब्लेसिंग अल्लाह पाक ने इब्नुल हैशम के लिए दुआ करें, हाफिज़, कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया कि और अल्लाह पाक ने हमारे लिए ये रिफ्रैक्शन जो है इसको, तो इतना ज़रूरी है। और दूसरा, आपके छोटे किसी बच्चे को ग्लासेस लगे हैं, इवन बड़े को भी, आपने उनको बताना है कि मैंने एक आई सर्जन की वर्कशॉप ली थी और उन्होंने आपने ग्लासेस यूज़ करने हैं, हर हाल में करने हैं। अच्छा, पेरेंट्स आ रहे होते हैं, नहीं वो बच्चा यूँ उतार देता है, यूँ उतार देता है। बच्चों से जब काम करवाना हो तो आप किसी भी तरह करवा लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे स्कूल कोई जाना चाहते होते हैं, मार मूर के हम भेजते हैं ना। कौन सा बच्चा है जो, कितना को हम रोए हुए हैं कि नहीं जाना नहीं जाना, ट्यूशन के बहाने, स्कूल के बहाने भेजते थे ना अम्मी अब्बू, कभी ऐसे हुए। सो ये इसको किसी भी तरह काउंसिल करना है, चॉकलेट दें उसको, कुछ भी दें, ग्लासेस लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज़ वो जो, तो हाँ, बताने का मकसद ये है कि बच्चों में मुझे सबसे ज़्यादा ये डिज़ीज़ मिली कि जिन्होंने बचपन में ग्लासेस लगे, उन्होंने नहीं लगाए, उनकी नज़र वहाँ पे ठहर गई, ठीक है। और थर्ड कॉजेज़ थी हेरिडिटरी, जिसमें आपने सुना होगा अंधराता लाइक रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा इसे बोलते हैं। हेरिडिटरी मुझे सबसे ज़्यादा कॉज उसकी मिली और उसकी कॉज थी कज़न मैरिजेज़, ठीक है। सो कज़न मैरिजेज़, इसमें ये नहीं है कि कज़न मैरिजेज़ ना ही करें, बिल्कुल ही ना करें, आई वुड नॉट से दैट, लेकिन जिसमें हिस्ट्री है ना, आपके इर्द गिर्द अगर किसी को मसला है रेटिनाइट, रात को नज़र ना आने वाला, ठीक है, किसी को भी, आपने अगर एक भी शादी बचा ली ना कज़न में, उनकी किसी कज़न के साथ नहीं करवानी, ठीक है। अगर आपने एक भी बचा ली तो आपने इस वर्कशॉप का या मेरे थोड़ी से जो मैंने रिसर्च की उसका पूरा कर लिया, ठीक है। सो अपने अराउंड अपने फ्रेंड्स उसमें देखें कि, और एक वैसे नॉन आई रिलेटेड डिजीज़ है थैलेसीमिया, ठीक है, वो भी उसमें भी है, वो काफ़ी सारे उस पर आई थिंक अब तो कैंपेन आ गई है। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ, आप लोग देखते होंगे अभी हमारे मोबाइल फ़ोन हम कॉल करते हैं सैलाब ज़दगान के बारे में, तुर्की के इवन ज़लज़ले के बारे में मैसेज, मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई आई के उसके बारे में। अभी ये वायरल इन्फेक्शन फैली है तो आई थिंक अभी भी मेरे ख्याल में कोई कॉल्स पे तो नहीं बताना शुरू हुए, नहीं ना शुरू हुए। तो इस रेटिना, अभी 24 सितंबर को रेटिना, वर्ल्ड रेटिना डे था,
कोई ऐसा मैसेज नहीं चला। ब्रेस्ट कैंसर पे बड़ी अच्छी कैंपेन चलती है, वो सब आइज़ का इतना इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि इसको मैं बहुत ज़्यादा कासिम अली शाह फाउंडेशन का इसलिए आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि ये हेल्थ पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। रियली दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। अल्लाह पाक इनको जज़ा दे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं UMT गई थी, इन्होंने ही रेफरेंस दिया था, वो भी हेल्थ पे काम करे, उनको भी मैंने बहुत अप्रिशिएट किया। यार आप हम पैसा ही कमा रहे हैं, हमने जितना हमारी किस्मत में है हम खाएंगे, वो कोई भी नहीं आपको। लेकिन जो हेल्थ है वो ऐसी चीज़ है, वो आपको पैसों से भी नहीं मिलेगी। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास रोज़ाना की बेस पे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि हमें पूरी ज़िंदगी के लिए बेच दें, हमें गिरवी रख लें, हमारा गुर्दे बिक जाएं, हमारा सब कुछ बिक जाए, हमारी ये एक आंख जो ये ज़ाया हुई है ना, ये वापस आ जाए। ऐसे हैं, नहीं हो सकता। ठीक है, आँख की चोट को इतना अनइम्पॉर्टेंट लिया जाता है। और आँख की चोट की कॉजेज़ क्या होती है, मैं कॉजेज़ पे आती हूँ, क्योंकि आप बस यही समझें कि आँख पे चोट लगना, एक्सीडेंट हो गया। आँख पे चोट कैसे लगती है? मेरे पास बच्चे आते हैं, वो माँ बाप बड़े कैजुअली आते हैं कि वो साथ दोनों बच्चे पेंसिल शॉप कर रहे थे, खेल रहे थे, तो दूसरे की आँख उसमें लग गई। उस बच्चे की आँख ज़ाया है, आँख का सिक्का आँख में लगा, उसने ये चीज़ फाड़ दी। सिक्के पे जरासीम थे, जरासीम अंदर गए, उन्होंने पूरा का पूरा आँख को मेल्ट कर दिया वो। अच्छा, और पेरेंट्स आ रहे होते हैं 3 दिन बाद 4 दिन बाद के, अच्छा घर में पहले ये डाला था, फिर वो फिर डिस्पेंसरी पे गए, उन्होंने ये दिया, उन्होंने वो मैथा आपने सुने होंगे। ठीक है, ये तो बेटनीसोल, वो बेटनीसोल से मुझे याद आया कि या मैथाक्लोर से, कि कभी भी आँख का कुछ भी खुद ट्रीट नहीं करना। मैंने आपको सब चीज़ें जो सिखाई हैं वो ये कि फ़ौरन से कौन सा स्टेप है, आपने फ़ौरन से ऑप्शन, लेकिन आँख का कुछ भी खुद ट्रीट नहीं करना, कुछ भी हो जाए ना। मैं वायरल इन्फेक्शन में भी हाथ जोड़ कर सबको बता रही हूँ। मुझे वो मिल रही हैं क्या हो सके, फॉरवर्डेड मैसेजेस मिल रहे हैं कि ये देखें, ये व्हाट्सएप पे कि ये 5-6 ड्रॉप्स हैं, ये क्या सेफ़ हैं? मतलब वो रोटेट किए जा रहे हैं। कोई खुद से आँख का कोई भी डिज़ीज़ खुद से ट्रीट नहीं करनी। लेकिन चले नज़ला ज़ुकाम हुआ है ना, कहवा पी लिया, पेट में दर्द है, अदरक का पुदीना उबाल के, इन चीज़ों से शहद पी ली, ये इतना हद तक खुद कर लें। आँख का कुछ भी खुद ट्रीट नहीं करना। सुरमा आँखों के लिए, आँखों की बीमारी के लिए नुकसानदेह है, किसी बीमारी से नहीं बचेगा। सुरमे को आप खूबसूरती के लिए पहन सकते हो, और ज़ुफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको खूबसूरत, क्योंकि जुमे वाले दिन इसको रिलेट किया जाता है। और उल्टा नहीं डॉक्टर साहब, आपको क्या इस्लाम के बारे में पता है, आपको क्या पता है, मतलब जैसे हम अगर डॉक्टर हैं तो हमने, ऐसा कुछ नहीं है। इसको खूबसूरती के लिए रिकमेंड किया गया है। ज़ुफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे वाले दिन खुशबू लगाते थे, नहीं तो उसमें साथ खूबसूरती के लिए मैं भी कहूँगी सुरमा लगाओ तो अच्छा ही लगेगी, लड़की की भी आँख प्यारी लगेगी। और वो तो इसको खूबसूरती के लिए आई वुड रिकमेंड इसको। ये कि अच्छा आँख की कोई बीमारी है तो उसको उसमें सुरमा डालिए जाए, ऐसा ना कभी ज़ुफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है और ना कभी। तो अभी मैंने ये देखा है कि मेरी अम्मी की कॉल है, यस, खाना कोई मसला नहीं, सौंफ का ये सब जो सौंफ मिश्री, और मुझे पता है अम्मी सौंफ मिश्री बादाम और पता नहीं हाँ चने, इनका सफ़ूफ बना के, तो वो तो उसमें क्या होता है, ये वाइटमिन, मैंने स्टार्ट में चीज़ें बताई, वाइटामिन होते हैं, ठीक, गुड ऑयल्स, ओमेगाज होते हैं, तो वो ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है, आप खाएँ। ठीक है, बट इसको सौंफ का सफ़ूफ आँखों में नहीं डाल, ठीक है, मिश्री को आँखों में नहीं डालना। तो अब कलौंजी है, खाना बहुत, कलौंजी के बारे में क्या, कलौंजी का पीस के उसका सफ़ूफ डालने के लिए तो नहीं ना आँखों में का, ठीक है, ये एक कॉमन सेंस है। आई डोंट नो हम इतने क्यों इमोशनल होकर चीज़ों को लेते हैं कि अपना नुकसान, और उसको सब चीज़ों को हम इस्लाम का या वो टच देकर, और ऐसा नहीं है। आई की एक हमारे जैसे बाकी एक्सरसाइज होती है, आई में भी मसल हैं, वो छोटे छोटे हैं जो इधर उधर दिखाते हैं, आई के मसल ही होते हैं, जैसे ये मसल हैं, ठीक है, आई के भी मसल्स हैं, उन आई की मसल्स की भी एक्सरसाइज आई को फ़ायदा देगी, उसकी एक्सरसाइज मैं आपको बता देती हूँ। सो आप सब कोई आपके पास कोई पॉइंटर है या अपनी फिंगर अपने सामने करें, इसको तकरीबन 15 to 20 सेंटीमीटर दूर रखें, यहाँ पे 25, इतना दूर रखें कि ये आपको दो ना नज़र आए, एक, ठीक है, यहाँ पे 2 क्लियर नज़र आए, ठीक है। अब सर नहीं हिलाना, मेरे साथ साथ इसको जहाँ जहाँ मैं दिखा रही हूँ वहाँ देखना है, उसी तरह जैसे एच बनाया था ना, ठीक है।
ये आपने 20 टाइम्स करना है, सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले, दोनों टाइम कर लें, बहुत अच्छी बात है। 20 टाइम्स एच बनाना है, ठीक है। फिर 20 टाइम्स आपने आई से ओ बनाना है, ये मैं ओ बना रही हूँ आई से बेसिकली, ठीक है। 20 टाइम्स, ठीक है। और फिर आपने 20 टाइम्स दूर किसी चीज़ को देखना है और फिंगर सामने रख लेनी है। पहले उस दूर को देखना है, फिर पास, दूर, पास, ठीक है, समझ आ रही? दूर देखना है, फिर उस फिंगर टिप को देखना है। 20 टाइम्स ये करना है। इस पर कितना, 1 मिनट भी नहीं लगना। दिस इज़ वेरी हेल्दी फॉर, आप आज से 10 साल बाद दुआएं देंगे, ठीक है। बिकॉज अभी आबिद साहब से बात हो रही थी, उनको मैं बता रही थी कि जो उनके लिए लजिक क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि प्यूपिल उस एज में थोड़ा सा जो मायोप होते हैं उनमें रिलैक्स हो जाता है, और अगर वो 10 साल पहले वो ये एक्सरसाइज करते होते तो वो ना होता, और आज वो लजिकली फिट होते हैं। सो बेसिकली हमारा जो प्यूपिल, जो भी मैंने आपको पुतली कॉन्ट्रैक्ट होती दिखाई है ना, इसमें उसकी भी एक्सरसाइज हो जाती है, उसमें भी छोटे छोटे मसल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्मूथ मसल्स होते हैं। देन हमारे आई के बाहर जो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स होते हैं 6 वो होते हैं, ठीक है, वो भी। और आई की ओवरऑल हेल्थ, क्योंकि हमारी ये भी मसल है, जैसे हमारे जो मसल्स बॉडी के हैं वो वीक हो जाते हैं, आई के मसल्स भी वीक हो जाते हैं 40 के बाद, तो प्रोमिनेंटली वीक होते हैं ये उनके लिए। सो ये भी आपने, आप सबकी ड्यूटी है कि ये 10-10 आगे लोगों को कम से कम आपने सिखाना है।